अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कल कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। नून लीग को सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त के अलावा बाकी तमाम नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जिनमें से 6 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, जबकि पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है। इन 13 नशिस्तों में से 11 नशिस्तें 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सज़ाओं और नाअहली की वजह से खाली हुई थी। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने 13 में से 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का बायकॉट किया और सिर्फ हरीपुर और लाहौर की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े किए। मगर इन दोनों नशिस्तों पर PTI को शिकस्त हुई है। जहां एक तरफ हरीपुर में PTI की शिकस्त को अपसेट करार दिया जा रहा है, लेकिन PTI नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। इन्हें 18 हरीपुर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई के केस में नाअहली से खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के केसेस में नाअहली से खाली होने वाली बाकी नशिस्तों पर इलेक्शन का बायकॉट किया था, मगर हरीपुर की नशिस्त पर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर उन्हें नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान के हाथों 43,000 वोट से ज़्यादा से शिकस्त हुई। मगर PTI इसे धांधली करार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट हासिल किए, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट हासिल किए, जबकि इस हल्के में 42% वोटर टर्नआउट रहा। माजी में इस हल्के से उमर अयूब कामयाब होते रहे। 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब 1,92,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को 1,12,000 वोट मिले थे। इसके अलावा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर के इलेक्शन का PTI ने बॉयकॉट नहीं किया था। ये नशिस्त PTI रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद और सीनियर सियासतदान मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान ने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। NA 129 लाहौर में वोटर टर्नआउट 18.67% रहा। अहम बात यह है कि 2024 के आम इंतखाबात के मौके पर इस हल्के से मियाँ अजहर 1,03,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के मोहम्मद नोमान को 71,000 वोट मिले थे और टर्नआउट 40% था। इसके अलावा साहिवाल की नशिस्त NA 143 से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट कामयाब हुए हैं। इस हल्के में टर्नआउट 21.42% रहा। ये नशिस्त PTI के रहनुमा राय हसन नवाज की नाअहली से खाली हुई थी। NA 185 डेरा गाजी खान से नून लीग के महमूद कादिर खान को कामयाबी मिली है। इस हल्के में टर्नआउट 32.6% रहा। ये नशिस्त PTI की रहनुमा जरताज गुल की नाअहली से खाली हुई थी। इसी तरह फैसलाबाद की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के राजा दानियाल अहमद और NA 96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 104 साहबजादा हामिद रजा की नाअहली से खाली हुई थी, जबकि अब जीतने वाले नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे हैं। इस हल्के में टर्नआउट सिर्फ 13.23% रहा। इसी तरह NA 96 फैसलाबाद से जीतने वाले नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के भाई हैं, जबकि इस हल्के में टर्नआउट 24.4% रहा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आवाज़ से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 66 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बिलाल फारूक तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। ये नशिस्त PTI के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अहमद चट्ठा की 9 मई के केस में नाअहली से खाली हुई थी। इसके अलावा फैसलाबाद की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार राना अहमद शहरियार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद भी हैं। इसी तरह साहिवाल और सरगोदा की सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर भी नून लीग को कामयाबी मिली है, जबकि मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी ने कामयाबी हासिल की है। अहम बात यह है कि कौमी असम्बली की मज़ीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 132 हो गई है और अब 336 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के बगैर भी नून लीग को दीगर इत्तेहादियों के साथ सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 74 नशिस्तों के बगैर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अराकीन की तादाद 164 है। इनमें MQM के 22, काफ लीग के 5, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के 4 और 4 आज़ाद अराकीन शामिल हैं। साथ ही मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। और अब नून लीग को मिलने वाली 6 नशिस्तों को मिलाने के बाद ये नंबर 170 हो जाता है और सादा अक्सरियत के लिए 169 अराकीन दरकार होते हैं। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने एक्स पर रद्द अमल देते हुए लिखा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने
तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि ज़िमनी इंतखाबात में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ये जीत ना सिर्फ हमारे उम्मीदवारों की कोशिशों का सिला है बल्कि नून लीग की तरक्की और फलाह के लिए एक मस्बत कदम भी है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। खुद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। जनरल फैज की पूरी ताकत पीटीआई के साथ थी। उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, इसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। मगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि तहरीक इंसाफ के बाइकॉट की वजह से इंतहाई कम टर्नआउट देखा गया, जो आवाम का इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। साथ ही लाहौर और हरीपुर के कौमी असम्बली के हल्के जहाँ पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वहाँ पीटीआई धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने हरीपुर के इंतखाबी नताइज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि जमहूरियत के लिए शर्मनाक है, वोट गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से सिर्फ नताइज का प्रिंट निकाल लें। हमारा मैंडेट पहले भी चोरी हुआ, हमें खामोश करा दिया गया, दीवार से लगा दिया गया और अब तो हमारे वोट गिने ही नहीं जा रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कल रात को एक्स पर अपने बयान में लिखा कि ज़िमनी इंतखाबात का तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता बाइकॉट किया और अवाम ने इमरान खान की इस अपील पर भरपूर साथ दिया। अब तक मौसूल रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्नआउट महज 15 से 18% रहा, जबकि 80% से ज़ायद वोटर्स ने इन फ्रॉड इंतखाबात में हिस्सा लेने के बजाय घरों में रहने को तरजीह दी। ये इंतखाबात किसी तौर पर भी अवामी नुमाइंदगी का तकाजा पूरा नहीं करते। अवाम का असल फैसला वाज़ेह है कि इंतखाबात की कोई आइनी, कानूनी या सियासी हैसियत नहीं बनती, लिहाजा इन नताइज को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। सदका सर ने मज़ीद लिखा कि अगवा, गिरफ्तारियों, खौफ व हिरास, इंतखाबी मुहिम पर पाबंदियों, वोटर धांधली और फिर फॉर्म 47 के जरिए नताइज में रद्दोबदल करना इस इलेक्शन का मामूल बन चुका है। एक नया खुद मुख्तार और काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए, जो ऐसे अराकीन पर मुश्तमिल हो जो इंतखाबी अमल पर अवाम का एतमाद बहाल कर सकें। पाकिस्तान में सियासत पर आई तमाम गैर आइनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और अवाम को सियासी अमल में आज़ादाना हिस्सा लेने और अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ धांधली और नताइज तब्दील किए जाने का इल्ज़ाम लगा रही है। साथ ही पीटीआई के बाइकॉट की वजह से कम टर्नआउट का दावा भी कर रही है। बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी से, जिन्हें फैसलाबाद में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने आज तलब किया था। आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमिश्नर ने तलाल चौधरी के खिलाफ शिकायत की समाअत की। ताहम तलाल चौधरी की जगह उनके वकील पेश हुए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि आज तलाल चौधरी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है, मगर अगली तारीख पर लाजमी खुद पेश होना होगा। अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। बात करेंगे, खुद मौजूद है हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तरीके से जो दूसरे इल्ज़ाम लगा रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ज़रा इलेक्शन जीतने के बाद खुश भी बहुत हैं। उससे पहले भी आपने इलेक्शन के जो लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी की, एक दफ़ा बाज़ाब्ता वार्निंग दी गई, उसके बावजूद की मुकाबले में तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं थी, उसके बावजूद आप कैंपेन करने बतौर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला चले गए, इलेक्शन के लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, मुकाबले में कोई था नहीं, बड़े मार्जिन से जीत गए आपके भाई, उसके बावजूद आप इतने खुश और जश्न नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये सामने नहीं आए, लेकिन इन्होंने छुप के पूरा मुकाबला किया है और इसमें पूरा प्रोपेगेंडा जो था वो सारे का सारा सोशल मीडिया पर इनका इलाकाई तौर पे वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ था। उसके बाद जहां भी हमारा कोई अपोनेंट मौजूद था वहां पर इनके अपने कनेक्शंस और इनके लोग और इनका सोशल मीडिया और इनके सारे लोग उसके साथ मिलके नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े रहे हैं। रही बात मेरी, तो मैंने तो कैंपेन नहीं की,
हाँ, गमी खुशी पे एक अपने इलाके में हर वीकेंड पे जाना जो है, वो मैं पहले भी जाता हूँ, वो अब भी जाता हूँ। अगर मैं गमी खुशी पे गया हूँ तो वो कंपेन नहीं है, और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। कहीं कोई कमी कताई होगी मगर तो वो एक अगर दफा आपको निशानदह। वार्निंग दी गई, 50,000 रुपए डीएमओ ने जुर्माना किया, उसके बावजूद आपने खिलाफवर्जी की। नहीं, देखिए उसमें गुजारिश ये है कि जो आप शिकायत करने वाले, तो मेरा मतलब ये वही लोग हैं ना, आप इनके शिकायत को निंदा निकालें, ये सारे आपको पीटीआई के निकलेंगे। शिकायत है क्या कि मैंने किसी की फातिहा क्यों पढ़ी है, मैं किसी की शादी में क्यों गया हूं। भाई बात ये है, इस बात को आप उसके अलावा, क्या आप ये बताइए इलेक्शन प्रोसेस ठीक हुआ है? ये कहेंगे हाँ ठीक हुआ है। इलेक्शन डे पे कोई बाज़ाब्तगी हुई? नहीं हुई। इलेक्शन डे पे कोई धांधली हुई? नहीं हुई। मैं आपको कहता हूं, आए NA 96 का पहले हाजिर है, बताएं कौन सा खोलना है। बताइए किस पोलिंग स्टेशन पर, पूरे 345 पोलिंग स्टेशन पर, बताइए कोई एक पोलिंग स्टेशन जहां जोर जबरदस्ती हुई हो, जहां जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई हो, जहां पोलिंग प्रोसेस जो है, वोटिंग प्रोसेस जो है, उसका तकद्दस जो है वो बरकरार ना रखा गया हो, जहां सिक्योरिटी से लेके आजादाना माहौल ना क्रिएट किया गया हो। बताइए कोई एक जगह, कोई एक जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं मगर दोबारा ऑफर करता हूं। मगर वो बाकायदा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अब जो पंजाब में इलेक्शन हुआ उस हवाले से, कि हमें कैंपेन पूरी तरह नहीं करने दी गई। लाहौर में खास तौर पर मियां साहब की वफात के बाद जिस सीट पर इलेक्शन हो रहा था, उस हवाले से पोलिंग एजेंट्स को रोकने की वो शिकायत करते रहे। ये भी कह रही है तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में जो हरीपुर में इलेक्शन हो रहा था, उसमें नून लीग को या किसी और को कोई शिकायत नहीं है, उनको बाकायदा कैंपेन करने दी गई, मगर पंजाब में ये इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा। जो हरीपुर में नहीं जीत सके, अपने जहां सूबा, जहां उनकी हुकूमत है, जो उनका घर है, अपोजिशन लीडर है, जो कि बानी पीटीआई ने अपनी बात उसे बनाया था, वो खुद अपने घर की सीट अपनी हुकूमत के होते हुए नहीं जीत सके, तो वो लाहौर में जीतेगा। और दूसरा मुझे बताइए, लाहौर का जो लो टर्नओवर है, वो अगर ये तो कहते हैं कि इनकलाब है, सुनामी है, पूरा लाहौर ही हमारा है, तो वो निकला क्यों नहीं? वोटर को कोई रोक सकता है? वोटर के लिए क्या पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं? वोटर वो आते हैं और अपना हक रायदही इस्तेमाल कर देते हैं, और उसके बाद अगर हरीपुर में ना जीत सकने वाले लाहौर में पे शिकायत करें, तो मेरा ख्याल है ये झूठ है। मगर इससे मतलब ये ज्यादा आप ये दोनों बातें पकड़ लेते, मगर ये हरीपुर में जीत नहीं सके या जीतने नहीं दिए गए। 1,92,000 वोट लिए थे 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब साहब ने, और अब अचानक उनका जो वोट है उनकी अहलिया का वो 1,20,000 हो जाता है, नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान का 1,63,000 हो जाता है। तो जीत नहीं सके या जीतने नहीं दिए गए। देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन का अमला जो है वो 90% सूबाई जो महकमे हैं उनसे होता है। वो टीचर्स होते हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होते हैं। और इनकी हुकूमत के होते हुए, और 13 साल की हुकूमत है, इनका अपने वो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरी ड्यूटियों पर थे। उनके होते हुए, उनकी पुलिस के होते हुए धांधली कैसे हो गई? क्या बात करते हैं? मुझे तो ये बताइए कि ये तो मुकाबला भी नहीं होना चाहिए था, जिस तरह ये लोगों को बताते हैं कि न जाने केपी में कितनी मकबूलियत है। चीजें रिवर्स हो रही हैं। लोग नगमों से और नारों से पेट नहीं भरता। लोगों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। मरियम नवाज का काम और शहबाज साहब की कारकर्दगी, और इस 1.5 साल की हुकूमत में लोग कुछ मुतमिन नजर आए हैं। और लोगों ने, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, लोगों इस वक्त अंडर जो डिस्कशन है वो परफॉर्मेंस है, वो मसाइल हैं। मसाइल हल कौन कर सकता है, वो अंडर डिस्कस है, क्योंकि लोगों ने नारों से देखा है कुछ नहीं बना। और पंजाब मतलब को क्या मिला था? अगर ऐसा हो तो बुजदार। फिर हुकूमत को खौफ क्यों हो? वो जलसे करने दे, जुलूस करने दे, कॉर्नर मीटिंग्स प्रॉपर्ली करने दे, इमरान खान साहब से उनकी लीडरशिप को मिलने दे, तो फिर क्रैकडाउन क्यों हो रहा हो? फिर क्यों ना मुकाबला लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत हो रहा हो? देखिए, क्रैकडाउन तो पता नहीं है, यानी अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो ये कहें कि जी वो हमारा साथी था, उसको ना पकड़ें, या कहा जाए कि जी किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की है तो वो उसको इसलिए ना रोका जाए क्योंकि वो हमें वोट दे रहा था।
इस तरह के कोई मामलात हुए होंगे, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, जड़ावाला के 345 पोलिंग स्टेशन पे मुझे किसी जगह ये कंप्लेंट बता दें कि कहीं पोलिंग एजेंट ना बैठने दिया हो, कहीं कोई वोट का तकद्दस जो है वो पामाल हुआ हो, कहीं पोलिंग प्रोसेस के ज़ाब्ता अखलाक को पूरा ना किया गया हो। और तमाम थैले अभी इसी वक्त जो मर्जी थैला खोल लें, हर चीज चेक कर लें, और मुझे ये मतलब बताइए, देखिए, अब यानी उमर आप अयूब ये साहब भी ने कहा कि मैं एक बात 27,000 वोट से जीत रहे थे हम, मगर फिर हमें हरा दिया मैं गया क्योंकि जो फॉर्म 45 थे उन्हें आरओ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, पोलिंग जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी तरफ से। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हरीपुर और जड़ावाला का कंपैरिजन करता हूं। हरीपुर में बहुत दफा हम जीतते रहे हैं। जब ये जीते हैं तो वो ठीक जीत है, जब हम जीत गए हैं तो वो गलत है। इसी तरह ये जड़ावाला था, इसमें 2013 में मुस्लिम लीग नून में उस वहां से कामयाब हुआ, 18 में पीटीआई का आदमी कामयाब हुआ, 24 में फिर हुआ, हमने तो तस्लीम किया। अगर दोबारा 25 में हम कामयाब हो गए, और हमारे वोट देख लें, हमारा तनासब इसी तरह हरीपुर है, हमारा स्ट्रांग होल्डर था। वो हजारा में मुस्लिम लीग नून का वोट गूंजता था। लोग एक हद तक के बाद मायूस हो जाते हैं। क्या केपी ने दिया है 13 साल में केपी के लोगों को, हजारा के लोगों को या हरिपुर को क्या दिया है? मैं तो आपको 50 मतलब मंसूबे मगर गिना देता हूं मतलब सिर्फ अगर इस डेढ़ मतलब साल मगर के। मसला है ना कि पिछले इलेक्शन 2024 में हुआ है, उनकी 10 साल कारकर्दगी के बाद, उसके बावजूद भी मैंडेट दिया है, तो क्या बदल गया है सवा डेढ़ साल में कि लोग कारकर्दगी अचानक फोकस करने लगे और उमर अयूब साहब को हरवा दिया? देखिए, बिल्कुल, एक तो लोग मायूस हुए हैं इनसे, दूसरा ये सियासी जमात जो है ये सियासी नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो सियासी अंदाज से चलती हैं। और लोगों ने ये देखा है कि यानी हुकूमत में आए तो असेंबलियां तोड़ देते हैं, अगर अपोजिशन में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, अगर खुद इनको हुकूमत ना मिलनी हो तो बाइकआउट कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि केपी में इलेक्शन लड़ना और पंजाब में ना लड़ना, ये दोहरा असूल क्यों है? यानी इन्हें खुद समझ आ रही थी, जो हरीपुर में नहीं जीत सके वो फिर यकीनन पंजाब में लड़ते तो बुरी तरह हार जाते। वैसे मगर और फिर वैसे भी तहरीक जो इंसाफ ने बाइकआउट नहीं का, इल्ज़ाम लगाया, कासिम गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया डेरा गाजी खान में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं, जहाँ 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज़्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, जिन्होंने बहुत स्मार्टली एक्सपोज कर दी इलेक्शन रिगिंग वीडियो एविडेंस के साथ। देखिए, गुजारिश ये है कि इलाकाई तौर पे चंद एक जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना कमजोर नहीं होता। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकड़ी जमात है, और पंजाब में अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी और तरक्याती कामों में भी उन्हें हिस्सा मिलता है, खुद एमपी एमएनएज हैं, और तो कैसे हो सकता है कि कोई इनके पोलिंग एजेंट्स को रोक दे? ये तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार के भी पोलिंग एजेंट्स को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये 2025 है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इतना अवेयर है कि वो आप अब ये वो वाला नहीं है कि ये कोई 1985 या 1960 या 70 का इलेक्शन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड चीजों को चेक करना चाहिए। तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी 1960-1970 वाला थोड़ी था, मगर उसमें क्या हुआ फिर सबने देखा। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि शिकायत हो सकती है, लेकिन आरटीएस नहीं बैठा। नून लीग को पहली दफा नहीं जीती। नून लीग ने ये जीत कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जीत के दिखाया अपने काम और कारकर्दगी पे। और हम दोबारा दोबारा उभर के आए हैं, आमरीयत के खिलाफ भी, और बानी पीटीआई की डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी। नाअहल भी हुए, काल कोठरिया में भी रहे, लेकिन फिर उभर के आए हैं। और हमें हर दम हमने वोट लिया है, पंजाब से हमेशा हम नंबर 1 रहे हैं, वैसे क्योंकि हमने काम किया है। मगर क्या ये जो पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी शिकायत कर रही है, अब नाउ आप पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी आपके पास सादा अक्सरियत है दीगर इत्तेहादियों के साथ, जिसमें एमक्यूएम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, 4 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हैं। क्या ये टारगेट था कि ये हमें माइनस पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? क्यों माइनस करेंगे जी? एक ब्रॉडर एजेंडा है। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वही मुआशी तौर पे और दूसरे बेहतर फैसले कर सकती है गवर्नेंस के लिए। और इस पूरे सिनेरियो में 1.5 साल में बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं।
बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और हमने इनसे जो एक एग्रीमेंट किया था 2024 में, वो लार्जर बहुत बड़ा एजेंडा और वो इस्तेकाम के लिए है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई ये जहन में डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह हम साथ चलते रहेंगे, और अगर हमारे यथार्थियों के कहीं भी कोई गिला शिकवा होगा, उन्हें हम हमेशा गौर से सुनते हैं और उस मामले को देखेंगे। वैसे मगर अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अगर आप 28वीं आईनी तरमीम का इरादा रखते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या इसलिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी नून लीग? देखिए बिल्कुल ऐसी देखिए मैं आपको बताऊं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले। पीपल्स पार्टी के साथ हमने महीने बड़ी मुश्किल टाइम पे भी उनके साथ चले हैं। और उसके बाद अब भी एक एक बहुत सारी चीजों में मुशावरत से चलते हैं। बिल्कुल हम तो इससे पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लिया है। 26वीं तरमीम में सारे सारे ऑन बोर्ड थे, सबके सब की मानी गई थी, सारी मुतफिका एक वो तरमीम थी जिससे पीटीआई ने सब कुछ करवा के बैकआउट किया सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल साथ चलते रहेंगे। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि किसी को निकालना है, या कोई हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम अकेले करें। हम एक ऐसी हुकूमत करना चाहते हैं जिसमें सारे साथ चलें, जिसमें सूबों की हुकूमतें भी साथ हों, वफाक और सूबा मिलकर वो आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करें। तो साहब आखिर में मैं एक और बात पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी पर हमलों के बाद आज दहशतगर्दों ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए, 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, तीनों खुदकुश हमलावरों को भी हलाक कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहले ज़राए से खबरें आती रही कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे, अब क्या तफसीलात हैं? देखिए बिल्कुल उसमें से जो बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हुई है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। इसी तरह ही जैसे जो इस्लामाबाद में हमला हुआ था, जो खुदकश बम्बार था, उसकी जब बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसको ना लैंग्वेज आती थी, ना उसको करेंसी का पता था, ना उसको रस्तों का पता था। उसके बाद फिर उसके हैंडलर्स भी पकड़े गए। इसी तरह यहाँ भी उन्होंने आज एक खुदकश गाड़ी जो है या खुदकश धमाका जो है गेट पे किया और फिर एंटर करने की कोशिश की। वहां इतने बेहतरीन इंतजाम थे और मैं एफसी के जवानों को शाबाश देता हूं, जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया, न्यूट्रलाइज किया, उनको एलिमिनेट किया, उन दहशतगर्दों को एक बड़े नुकसान से बचाया। तो ये सारे के सारे अफगानिस्तान के ये वही लॉन्ग रेंज हमले हैं जो वो कहते थे कि हम इस्लामाबाद तक और लाहौर तक जाएंगे। इनके पास खुदकश के अलावा तो और कुछ नहीं है ना जी। ना इनके पास मिसाइल है, ना इनके पास कोई एयरफोर्स है, इनके पास यही है। और ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रेटेजिक एक डिवीजन है। उस स्ट्रेटेजिक डिवीजन में इनके पास कोई 50 के करीब खुदकश बम्बार हैं जो ये पाकिस्तान भेज चुके हैं या भेजने की तैयारी करते रहते हैं। हम बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस है। एक कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, फंडिंग कैसे होती है, प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, सरहद कैसे पार करवाई जाती है, फिर वो यहाँ जो तश्कीलें आती हैं जिसको ग्रुप्स कहते हैं। इस वक्त जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफगानी हैं। और उसके अलावा यहाँ आकर वो अपने बहुत पुराने जो अजीज रिश्तेदार हैं उनकी वो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे। इसमें हम इसी वजह से वो कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने से, और जब वो सालिस के सामने बैठते हैं तो फिर उनके पास बात करने को नहीं होती, मतलब जब आपने क्योंकि सालिस की बातें बात फिर की जब तो तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर कुछ दिन पहले तुर्की के आला हुकाम का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के था, मगर अब तक वो वफ्द आया नहीं है। क्या वो आएगा? मुज़ाकरात दोबारा बहाल होंगे? सालिस बीच में पड़ेंगे या नहीं? देखिए हमने तो डायरेक्ट भी बात करके देती है, और सालसीन के सामने जब बात होती है तो फिर पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन वहां पर नहीं अमन चाहता। तो हम तो कहते हैं कि सबके सामने बात होनी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया में किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कोई जो दुनिया में टेररिज्म कर रहा हो। अफगानिस्तान में
36 से ज्यादा ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेज है, इनके बिल्कुल 3,000 किलोमीटर की सरहद इनके साथ है, इनके सामने खड़ा है पूरी दुनिया को महफूज करने के लिए और पाकिस्तान अपने आप को महफूज करने के लिए। और तो जंग लड़ा है तो इसलिए हमला हम पे सबसे ज्यादा होते हैं। और इसके पीछे पैसा किसका है, प्रॉक्सीज किसकी हैं, इंडिया की। इंडिया का मुझे ये बताइए कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में पूरी दुनिया में से कौन साथ खड़ा था, अफगानिस्तान। अभी कश्मीर के मामले पे उनके दोस्त भी उनके साथ नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान उनके साथ खड़ा है। आप उनकी बाकी चीजें देख लीजिए। सो मामला ये है कि क्रिकेट से लेके जंग तक एक एक चीज में अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होता है। इंडिया की प्रॉक्सी बन के वो अपनी खुद मुख्तारी कायम नहीं रख सकेगा, ना पुरअमन अफगानिस्तान रह सकेगा, ना खुशहाल अफगानिस्तान। ये अगर खुशहाल पुरअमन अफगानिस्तान हो सकता है तो वो पाकिस्तान के साथ पुरअमन और अच्छे तल्कात से हो सकता है। इस बात को समझ लें तो बेहतर है, नहीं तो पाकिस्तान ने तो हर हाल में पुरअमन होना है, अपने शहरियों को, पाकिस्तान को महफूज करना है, हर हद तक जाना है, और हम ये करके दिखाएंगे। शुक्रिया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ सीनियर साफ़ी ताहिर खान साहब मौजूद। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसों की कोशिशों के बावजूद डायलॉग नाकाम हुआ है, उसके बाद 3 वाक़यात हो चुके। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला, इस्लामाबाद कचहरी पर हमला, और फिर आज हमने देखा कि दहशतगर्दों ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद हो गए, 7 शहरियों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, तीनों खुदकुश हमलावर को भी हलाक कर दिया गया। ये क्या, किस तरफ मामला आप जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में सिमा तो मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में जो एक स्टेलमेट है, एक लिहाज से जो राब्ते मुअत्तल है। आज तो एक मुलाकात हुई है कौंसल जनरल जो पाकिस्तान के हैं जलालाबाद में, वो निंगरहार के गवर्नर से मिले हैं, जो कि गवर्नर बहुत अहम शख्सियत है और तालिबान के अमीर के बड़े करीब भी है। तो आप ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई है, लेकिन जब दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हैं, हत्ता कि जो ट्रैक 2 अक्सर होती है इन हालात में, तो वो भी नहीं हो रही, तो हर हमला जो पाकिस्तान में होगा वो उसका असर ज़रूर मज़ीद पड़ेगा ताल्लुकात पे। और ये जो नई स्ट्रेटजी मैं देखता हूँ, आपने जिक्र किया इस्लामाबाद में जो 11 नवंबर को हुआ, और आज जो पेशावर में हुआ, और उसका भी शुरू में जमातुल अहरार ने कबूल किया था, और आज भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स को मैं मॉनिटर कर रहा था इसी हमले के बाद, तो ये भी उसी तरफ जाता है मामला। तो ये जो जमातुल अहरार है, ये करतब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही एक किस्म के नाराज ग्रुप है और अपने उस पर वो हमले करते हैं। तो मराकज़ को जब आप टारगेट करते हैं, इस्लामाबाद को और पेशावर को, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब देखना पड़ेगा कि पहले से पाकिस्तान को जनूबी अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ बड़े मसाइल थे, और अब ये होते हुए अब पेशावर पहुँचाए, तो ताल्लुकात पे हर हमला जो पाकिस्तान में होगा उनका एक मनफी असर मजीद पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे होगा। और सालस भी थोड़ा सा तुर्की का, आप लोगों की रिपोर्ट थी, इंतज़ार है कि तुर्की का वफ्द कब आएगा, लेकिन सालिसों की बजाय पाकिस्तान अफगानिस्तान को मेरी नज़र में खुद ही देखना पड़ेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेरी नज़र में हालात सही सेमत नहीं जा रहे। अच्छा, तो इसका नुकसान खुद अफगानिस्तान को भी है, जाहिर है वो ट्रेड बंद है, ट्रेड नए रूट्स की बात करना कि जी कोई अल्टरनेट रूट डेवलप हो जाए, वो जाहिर है इतना आसान काम नहीं है। तो अफगान तालिबान पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता इस सब के बाद? मेरे ख्याल में उन पर दबाव ज़रूर है। उनके जब मैं बयानात देखता हूँ, उनके सोशल मीडिया को देखता हूँ, तो एक लिहाज से तो पाकिस्तान को एक पैगामात का तो वो करते हैं, लेख पे है, उन पे बिल्कुल है। और लेकिन जाहिर बात है कि ताल्लुकात में थोड़ी सी फिर एक जो मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन एक कभी कभी अना वाला जो मसला होता है, तो वो भी दरमियान में आता है। तो उन पे बिल्कुल भी दबाव है। अगर दबाव ना होता तो आज वाली मीटिंग जलालाबाद में ना होती। तो एक लिहाज से तो है, लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि हमें मतलब एक ठीक है, पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जेन्युइन है। और आज जो हमला हुआ 11 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, आपने वाना का भी जिक्र किया, स्कूल का बहुत बड़ा हमला था। और सिक्योरिटी सूरत हाल का सबको पता है कि हमारे जनूबी अजला जो है, लकी मरोत है, बन्नू है,
और टांग है, डेर इसमाइल खान है, जनूबी शुमाली वजीरिस्तान है, फिर बाजौड़ में भी वाक़यात होते हैं। तो लिहाज से पाकिस्तान के जो कंसर्न है उनको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पे मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क, अफगानिस्तान खुद दाइश के हवाले से वो कितना सेंसिटिव है, तो लिहाजा हर मुल्क को सिक्योरिटी उनके लिए अहम है। और खदशात को देखना पड़ेगा कि खदशात, पाकिस्तान अगर एक बात करता है तो पाकिस्तान के पास दलाइल है, उन दलाइल को अगर वो नहीं देखते तो दुनिया भी मेरे ख्याल में उन पर सवालात उठाएगी ज़रूर उनके उस पर। और सिर्फ पाकिस्तान ये बात नहीं करता, वहाँ पर जो ग्रुप्स मौजूद है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से इस सीओ की, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की अगर स्टेटमेंट आप देखें, हत्ता कि ये जो मॉस्को फॉर्मेट है और रूस ने तालिबान को तस्लीम भी किया है, तो खदशात है, खदशात को देखना पड़ेगा। उन पे बिल्कुल भी दबाव है, लेकिन इजहार वो उस अंदाज से नहीं करता। लेकिन अवाम से अगर आप वहाँ पूछेंगे और ताजरों से पूछेंगे अफगानिस्तान के, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर कितना एक दबाव है उन पे। साहब, और पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा क्लियर ये मौक़िफ़ था कि अगर वहाँ उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, कोई कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे। अभी तक पाकिस्तान ने 3 वाक़यात हो गए, कोई जवाब नहीं दिया है। ज़ाहिर है मिलिटरीली तो दोनों का मुकाबला नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान जवाब देता है तो क्या एस्केलेट हो सकती है सूरत हाल? क्या सलाहियत है इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात मज़ीद बढ़ाने की और फैलाने की उनमें? मेरे ख्याल में जो पहली नशिस्त हुई थी दोहा में और जंगबंदी उसमें जो हुई थी, पाकिस्तान उस जंगबंदी का मेरी नज़र में एहतराम कर रहा है, क्योंकि उस जंगबंदी में तारीख नहीं थी या उसमें एक मुद्दत नहीं थी कि इस तारीख तक जंगबंदी है। तो गो के इस्तांबुल की 2 जो अदवार थे मुलाकातों की, वो नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उसी का एहतराम करके जवाब उस तरह नहीं दे रहा है जिस तरह कि पाकिस्तान ने पहले दिया था। और इसका और भी इम्कान है कि शायद पाकिस्तान जो सालिसों ने, तुर्की ने, फिर ईरान के आज रात को आ रहे हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, बड़ी अहम शख्सियत है, गो के वो दो तरफा दौरा है, लेकिन ईरान ने चूंकि एक रीजनल ममालिक का एक इजलास बुलाने का ऐलान किया है पाकिस्तान अफगानिस्तान के कशीदगी ख़त्म करने के लिए, तो शायद मेरी नज़र में पाकिस्तान का जवाब नहीं था, बल्कि बयान भी उस तरह नहीं है जिस तरह के माजी में आते थे। तो शायद कि वो जंगबंदी जो दोहा में हुई थी वो पाकिस्तान बरकरार रखना चाहता है और सालिसों को वक्त देना चाहता है कि सालिस क्या करते हैं, क्योंकि 2 तरफा ट्रैक तो मेरे ख्याल में नहीं चल सका गुज़िश्ता 4 सालों में, और पाकिस्तान में मामला पेचीदा हो गए हैं। तो पाकिस्तान शायद उनके एहतराम है, क्योंकि तुर्की के सदर ने जब ऐलान किया था वक्त भेजने का, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ऐलान किया था, यानी उसकी सालिसी में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के निज़ाम का उनका एक मुत्तफिक होना है। लेकिन अब इंतजार क्यों कि तुर्की का जहाज गिर गया था अजरबैजान से वापसी पे, उस वजह से उनकी थोड़ी सी डिले है। लेकिन मेरे ख्याल में कि वक्त तो किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकता, शायद पाकिस्तान उसके लिए इंतजार कर रहा है कि सालिस क्या करते हैं, क्योंकि सालिसों को मालूम है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब का तज़िया आपने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मजीद तज़िया मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात के बाद दोनों जमातें हैं अपनी अपनी तरफ से ये क्लेम कर रही हैं कि उन्हें कामयाबी हुई है। सीनियर साहब तज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने सिर्फ 2 नशिस्तों पर लड़ा, वहाँ पर धांधली हो गई, बाकियों पर नहीं लड़ा। वहाँ पर जो लो टर्न आउट है ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान की जो बायकॉट की कॉल थी उस पर लोगों ने अमल किया। नून लीग खुद कामयाबी क्लेम कर रही है और कह रही है कि ज़मीं बोस हो गया इनका ये दावा कि ये मकबूल है, और लाहौर में तो इन्होंने हिस्सा लिया, वहाँ पर भी टर्न आउट नहीं बढ़ा। किसकी कामयाबी आपके ख्याल में हुई है इस सारे के सारे मामले में? मेरा ख्याल है सियासत की नाकामी है ओवरऑल और जमहूरियत की नाकामी है, और इसमें मेजर रोल पीटीआई ने अदा किया है। इमरान खान के ज़माने से जो डीपोलिटिसाइजेशन और पॉलिटिकल क्लास के ख़िलाफ़ जो अमल शुरू हुआ था वो मेरा ख्याल है कि बहुत तेज़ी से आगे को जारी है। और पीटीआई के तमाम जितनी सोचें थीं सब ज़मीन बोस हो चुकी। कितने थीसिस बनाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी नाउमी किया, कभी ट्रंप पे उम्मीदें लगाई, कभी 26 नवंबर पे उम्मीदें लगाई। अब पोजीशन ये हो गई है कि पॉलिटिकल क्लास के अंदर किसी रिकन्सिलिएशन की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती, और उसकी वजह से पॉलिटिक्स की स्पेस ही कम हो गई, जमहूरियत की स्पेस ही कम हो गई, और जो होप थी लोगों में कि कभी पॉलिटिकल चेंज से कोई तब्दीली आ सकती है, अब तो वो होप भी मर चुकी है।
और सब मगर फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी वो नाकाम ज़रूर हुई है, मगर आपके ख्याल में जो कुछ हो रहा है ये सस्टेनेबल है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस उम्मीद के तहत भी है कि निज़ाम इस तरीके से चल नहीं सकता, कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। आपके ख्याल में कोई कमज़ोरी दिखती है या निज़ाम मजबूत से मजबूत तर ही होता जा रहा है? नहीं, बज़ाहिर तो देखें इस वक्त निज़ाम मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, और कोई शक नहीं कि जो पॉलिटिकल हमारी क्लास जो गवर्नमेंट में शामिल है वो सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं, और जाहिर है उससे स्टेट तो मजबूत होगी, लेकिन जब तक मैस पार्टिसिपेशन ना हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना हो, जब तक पॉपुलर ख्वाहिशात का एहतराम ना हो, तो अगरचे हुकूमतें 10-10 साल चल जाती हैं, लेकिन उन हुकूमतों का हिस्टोरिकली वो एक पॉपुलर या पीपल्स गवर्नमेंट नहीं होती। मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों को ये नजर आता है कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन ना हो सकती है, ना होने का इम्कान है। तो इमरान खान ने उसके दरवाजे बंद कर रखे हैं, कई मौके आए हैं, तो उसकी वजह से अब अगर वो ना वो मिलिट्री के पास, उनके पास या एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन की भी स्पेस नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगे रहें, क्योंकि दूसरी तरफ उनको ये नजर आता है कि पीटीआई मुखालिफ अपोजिशन में है और वो उन्हें कोई स्पेस नहीं देगी, तो सियासत फंस के रह गई है। और जमहूरियत उसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान उसको पहुंच रहा है कि अल्टीमेटली जितने भी जमहूरी चीजें हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि जमहूरी जमातों की मौजूदगी में ही ये जमहूरी जमातें खुद भी इररेलेवेंट हो जाएंगी। अब आप देखें कि पीटीआई का अब ये हाल है कि बावजूद हमने एमआरडी की मूवमेंट भी देखी, हमने हर पार्टी के मुश्किल दौर देखे हैं। पंजाब के अंदर कौन सी क़यादत है, और बड़े अरसे तक कोई क़यादत नहीं, कितने जलसे उन्होंने किए, कितनी उन्होंने कैंपेन की। ठीक है, सप्रेशन है, ठीक है, दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ से मज़ाहमत का ये अंदाज, और फिर दूसरी तरफ मफाहमत भी कोई नहीं है। तो हर तरफ से जब आप दरवाजे बंद कर लेंगे तो इसका नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ हुकूमत के पास चाराकार भी नहीं है शायद, कि वो अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी है, और तहरीक इंसाफ किसी को कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है, चाहे वो सहाफत हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे सियासत हो। तो ये जो बंद गली में हम आ गए हैं, इसकी कुंजी भी इमरान खान के पास है और इसको बंद भी उन्होंने ही किया हुआ है। और लेकिन सवाल यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको खोल सके। मतलब आपने कहा कि कुंजी उनके पास है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं बार बार, वो कहते हैं हुकूमत से बात करके मैं क्या करूं, ये कठपुतलियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करने को तैयार हूं, अब इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बात कर रही, तो कुंजी फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास हुई या इमरान खान के पास हुई? नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह सख्त आज जिस तरह है, इस तरह पहले दिन नहीं थी। वो तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनके साथ सुलह हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने किसी को स्पेस नहीं देनी। तो नहीं तो शुरू में उनकी तरफ से काफी इस तरह की जो है वो तवक्कुआत थी कि कोई रास्ता निकल आएगा। इलेक्शन क्यों कराए गए? पार्लियामेंट के अंदर जो थी वो अपोजिशन क्यों जो है वो काम करती रही? उस वक्त यही तवक्को थी कि अल्टीमेटली कोई कूल डाउन हो जाएंगे और सिस्टम के साथ चलेंगे। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि जुनेजो साहब जो थे, ज़ियाउल हक के नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, और आपको पता है कि कितने की वो पॉपुलर जमात थी, क्या था। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया कि उन्होंने बिल वास्ता तौर पर जुनेजो को सपोर्ट कर दिया, और अल्टीमेटली वो सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने, इसी तरह बाकी। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में या तो आप इनकलाब ले आए, इनकलाब तो फेल हो गया, तो दूसरा है कि सिस्टम के साथ चलें। सिस्टम की बात चीजें जाहिर है तल्ख होती हैं, वो भी माननी पड़ती हैं, और लेकिन उसके अंदर से ही रास्ता है। या तो टकरा के हम रास्ता निकाल लें, या उनके साथ चल के निकाल लें। हमारी जो तारीख है वो तो यही बताती है कि साथ चल के रास्ता निकलता है। तो ये एक बड़ी सियासी फाश गलती वो कर रहे हैं
कि जिससे उनका ख्याल है कि हम सबको पाश पाश कर देंगे, कि आप सियासी जमातों को भी ख़त्म कर देंगे, अवाम को भी ख़त्म कर देंगे, मुक़्तदरा को भी ख़त्म कर देंगे। ये सारा कुछ मुमकिन नहीं होता। हो सकता है कि कोई इनकलाब आ जाए, तहरीक इंसाफ जो है वो कोई ऐसी तब्दीली ले आए, लेकिन फ़िलहाल ना तारीख में इसकी मिसाल हमें यहाँ मिलती है और ना इस वक़्त कोई इम्कान है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कल को अगर और हालात ख़राब हुए जमहूरियत के, आज़ादियों के, तहरीक इंसाफ के अपने, तो फिर किसको ब्लेम ठहराया जाएगा, किसको, कौन कसूरवार होगा? मतलब मगर अब तो तहरीक इंसाफ इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, वो ऐसा क्या करे कि हालात बदल जाएं? आपने ज़रा मिसाल दी कि माजी में या फिर जब इलेक्शन हुए कहीं ना कहीं सिस्टम से रास्ता बनाने की, माजी की भी आपने मिसालें दी कि तहरीक इंसाफ के मामले में आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पहले इतनी सख्त नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं? अब तो वो इलेक्शन होता है तो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो क्या करें? या फिर 9 मई के मुकदमात में उनके रहनुमाओं को नाअहल कर दिया गया। इमरान खान साहब 2 साल से ज़्यादा हो गया जेल में हैं, तो उनके पास कौन सा स्पेस है कि वो क्या दें कि जिसकी वजह से मामला गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए ठीक हो सके? मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली बात है कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत क्या चाहेगी। मतलब मैं मफरूज़ा तैयार करता हूँ। मफरूज़ा वो ये तो तैयार करते हैं कि वो चाहेंगे कि पार्लियामेंट काम करे, केपी की हुकूमत जो है उनके साथ मिल के चले, मुखालफाना बयान ना दे, और जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोऑपरेट करे, और इब्तदाई तौर पर जो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है उसको चलने दे। ये उनकी डिमांड होगी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो दूसरी तरफ जब वो ये करेंगे, आप देखें कि अली अमीन गंडापुर चले गए हैं, मैं तो उनका बड़ा मद्दाह हूँ। गुजारिश ये है कि उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ था ना, हर मामले में वो आगे नेगोशिएशन करते थे, इस्लामाबाद तक भी वो पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद को हाथ लगाने की जो शर्त थी वो भी उन्होंने पूरी कर ली थी। इसके अलावा कोई ना कोई मुलाकातें भी वो कर लेते थे, मिन्नत से करते थे या तरले से करते थे या खुशामद से करते थे या ब्लैकमेलिंग से करते थे। तो अब तो वो भी नहीं हो रही। तो आप जो इस वक्त जितनी भी स्पेस मिलती है उसको तो यूज करें। अब तहरीक इंसाफ जो है ये सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है तारीख में, आज तक जितनी अपोजिशन में आई है, तो उसको यूज ही नहीं किया जा रहा कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपकी इतनी मौजूदगी है। अब आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रही है। अब उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सिस्टम तो चलाना है उन्होंने, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है और वो निकालते जा रहे हैं। तो बुनियादी बात थी कि अगर ये सिस्टम के अंदर मौजूद रहते, किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ करते, कुछ ना कुछ लेते, कुछ ना कुछ देते, तो ये शायद सिस्टम भी चल पड़ता और इनके लिए भी रास्ता निकलता। अब गुजारिश ये है कि वज़ीर आला को रास्ता नहीं दिया तो आपके ख्याल में सिस्टम खतरे में नहीं पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है हमें नजर आया अली अमीन गंडापुर साहब के केस में भी, और अभी भी ऐसी आवाज़ें मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर जो डायलॉग के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, दीगर रहनुमा हों, असद कैसर साहब हों, मगर फिर उन्हें हमने ये भी देखा है कि एक बहुत ही इंटेंस किस्म की सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, यूट्यूब व्लॉगर्स का सामना करना पड़ता है, जिस पर अली अमीन गंडापुर तो बहुत ज़्यादा अनर्व भी होते थे और तनकीद करते नजर आते थे। तो मौजूदा वज़ीर आला को अगर मौका नहीं दिया जाएगा, दीवार से लगेंगे, तो कहीं उनसे फिर खतरा नहीं पैदा होगा कि फिर उन्हें कुछ ना कुछ करके दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये शाहजेब साहब दो सिचुएशंस हैं। इन दी लॉन्गर रन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे सिस्टम को खतरा होता है। मैंने जैसे पहले कहा कि जब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक काम नहीं चल रहे, जमहूरी आज़ादियाँ नहीं है, और सिस्टम टाइट से टाइट होता जा रहा है, जाहिर है ये तारीख हमें यही बताती है कि इस तरह का सिस्टम जितनी देर चलता है उतनी देर तो बड़ा इसका कंट्रोल नजर आता है, लेकिन ये तादेर नहीं चल सकता। कभी ना कभी ये इस सिस्टम के अंदर क्रैक आता। लेकिन सवाल यह है कि ये क्रैक लाने के लिए भी तो किसी को आगे बढ़ना है ना। कोई तीसरी चौथी कुव्वत तो है नहीं। एक हुकूमत है, हुकूमत की पार्टियां हैं, एक तरफ मुक्तदरा है, एक तरफ इमरान खान है। इन तीनों चारों ने ही निकालना है ना मुल्क को बहरान से। तो अगर ये तीनों में ही इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोटली डेडलॉक है, और इस डेडलॉक से तो सबसे ज्यादा मैं अर्ज कर रहा हूं कि जमहूरियत को, जमहूरी आज़ादियों को, रियासत की जो मजबूती है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ज्यादा कंसर्न तो वो है।
और दूसरा ये है कि ये जब इस तरह की सूरत होती है तो पब्लिक एलियनेशन हो जाती है। हमने पहले भी देखा, पिछले मार्शल लॉ में भी लोग फिर एलियनेट हो जाते हैं रियासत के फैसलों से भी और रियासत की कारकर्दगी से भी। तो ये इस नौबत तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रियासत को भी चलना है, मुक्तदरा का भी रोल होना है, सियासी पार्टियों का भी रोल होना है। तो जब तक इनकी कोई दरमियानी राह, कोई अफाम तफहीम, कोई मुज़ाकरात नहीं करते, मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सब ईगोइस्ट हैं इस वक्त जो टॉप हमारी लीडरशिप है, और ईगो ज़ाहिर है दुनिया में कुर्बान करके ही मुज़ाकरात या मफाहमत होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब का तफसील आपने सुना। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, मुल्क में अदलिया की आज़ादी, शहरी हुकूक और अवाम की सलामती ख़तरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 39वें सालाना इजलास के अख्तिताम पर आईनी जमहूरियत, शहरियों की आज़ादी और मुल्क भर में कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश बढ़ते हुए ख़तरात पर तशवीश का इज़हार किया है। HRCP की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक HRCP को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शदीद तशवीश है, जो अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है और इन मामलात पर इंतज़ामिया का इख्तियार बढ़ाती है जो इंतज़ामी मुदाखलत से महफूज रहने चाहिए। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अवामी एतमाद पहले ही कमज़ोर है और ऐसे वक्त में ये तरमीम निज़ाम एहतसाब को मज़ीद खोखला कर देगी। सरकारी ओहदेदारों को हासिल ताहयात इस्तिस्ना ने इख्तियारात को चंद हाथों में इस हद तक समेट दिया है कि पार्लिमान की बालादस्ती अमलन कमज़ोर पड़ गई है। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद लिखा गया है कि HRCP इस बात पर भी जोर देता है कि बाइख्तियार मुंतखब मकामी हुकूमतें जमहूरियत को मजबूत करने और हुक्मरानी में शहरियों की शमूलियत बढ़ाने के लिए निहायत अहम हैं। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हिरासती तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल, बिलखसूस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के अहलकारों के हाथों फौरी आज़ादाना तहकीकात और जवाबदेही के मुतकाज़ी हैं। ऐसी संगीन खिलाफवर्जियाँ सज़ा से इस्तिस्ना को बढ़ाती हैं और शहरियों के हक़ आज़ादी और वक़ार को ख़तरे में डालती हैं। HRCP की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मजहबी अक़लियतें खुसूसन अहमदी बिरादरी हुजूम के तशद्दुद, इबादत गाहों पर हमलों और कब्रों की बेहुरमती का मुसलसल निशाना बन रही हैं। रियासत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद पर उकसाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तौहीन मज़हब के क़वानीन के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा कमीशन को फ़ाल करे और जबरी मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ कानून साजी करे। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कम उम्री की शादी एक संगीन मसला बनी हुई है जो बच्चियों की सेहत, तालीम और मुस्तक़बिल को शदीद ख़तरात से दो चार करती है और HRCP मुतालबा करता है कि क़वानीन में नाबालिग की तारीफ़ को यकसा किया जाए और 18 साल से कम उम्र की तमाम शादियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। तालीमी इदारों और दीगर सरकारी और निजी जगहों पर जिनसी हिरासानी भी बरकरार है। महफूज माहौल के लिए रिपोर्टिंग का मजबूत निज़ाम, शफाफ एहतसाब और मौसर तरबियत लाजमी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।